नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की क्लास रहेगी। यह पार्ट नंबर आपके 16 रहेगी। और आज के पार्ट में दोस्तों हम आज 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जी, आप सभी लोग कमेंट्स आ रहे थे सर क्लास में क्वेश्चंस बढ़ाइए, तो आज हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। और इसके पहले 15 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक प्लेलिस्ट, यहाँ पे प्रत्येक क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार, आप कवर टीचर्स फैमिली। तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा इस 30 प्रश्न को अटेंड करने के लिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 30 में से आपने कितना फीडबैक किया है, आपको यह कमेंट करके अवश्य शेयर करना है, फीडबैक करना। और पहले हम शुरुआत करेंगे कल के मॉक क्वेश्चन की। कल हमारा मॉक क्वेश्चन में प्रश्न आप सभी के लिए क्या था कि ड्रोसोफिला में अतिनर या सुपर मेल और अतिमादा अर्थात सुपर फीमेल का प्रकार लिंग निर्धारण आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? गुणसूत्रीय संतुलन पर, ऑक्सीजन संतुलन पर, जैव विभिन्नता पर या एक रूपता पर आधारित होता है। देखिए दोस्तों, आपके ड्रोसोफिला में आपके सुपर मेल और सुपर फीमेल प्रकार का जो लिंग निर्धारित होता है वह आपके किस पर होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं गुणसूत्रीय संतुलन पर आधारित होता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिजिस में लिंग निर्धारण का जीनिक संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने? ब्रिजिस ने लिंग निर्धारण का जीनिक संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इनके अनुसार ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण में ऑटोसोम्स का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और इसमें अतिनर अर्थात जो सुपर मेल होता है वह 3A + XY, और सुपर फीमेल में क्या होता है? 2A + XXX। ये गुणसूत्र संरचना को दर्शाते हैं। तो सुपर मेल और सुपर फीमेल दोनों चीजें आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 22, 11, 43, 23 जोड़ी में बताना है। तो सभी लोग जानते हैं, लगभग बहुत ही आसान सा प्रश्न हो जाता है कि टोटल 46 होते हैं और जोड़ी में आपके कितने होते हैं? सभी लोग बताइए, क्या 23 होते हैं या 22 होते हैं या 11 होते हैं? देखिए दोस्तों, अधिकांश जंतुओं में गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक अलिंग होता है जो दिया गया है, दूसरा होता है लिंग। लिंग और अलिंग 2 प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है। और मानव के कुल 86 गुणसूत्रों में 22 जोड़ी समजात गुणसूत्र होते हैं। कौन से? समजात गुणसूत्र 22 जोड़ी होते हैं जो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। लेकिन 23वीं जोड़ी को गुणसूत्र पुरुष में क्या होता है? असमान होता है। अतः विषम या आपके हेटेरोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेटेरोसोम कहलाते हैं। जबकि स्त्री में 23वीं जोड़ी के लिंग गुणसूत्र भी समान होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसलिए आपका अलिंग गुणसूत्र पूछा गया, इसलिए यहाँ पे 22 जोड़ी होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए हमने ये सारा डिटेल आपको बताया। स्त्री में 23वीं जोड़ी के लिंग गुणसूत्र भी समान होते हैं, लेकिन पुरुषों में देखा जाए तो हम 22 जोड़ी की बात करेंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझ लेना। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र प्ररूप विवर्तन से संबंधित नहीं है? सभी लोग बताइए। यूप्लाइड, एड्स, एनुप्लाइडी या क्लाइनफेल्टर्स संलक्षण की बात करेंगे। तो कौन गुणसूत्र प्ररूप विवर्तन से संबंधित नहीं? सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, एड्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी विषाणु या वायरस, इनके द्वारा होने वाला एक रोग है और यह गुणसूत्र प्रारूप विवर्तन से संबंधित नहीं होता। तो क्या करेंगे? एड्स आपका संबंधित नहीं होता विवर्तन से। बाकी आपका यूप्लाइडी, एनुप्लाइडी और क्लाइनफेल्टर संलक्षण, ये तीनों संबंधित है। तो एड्स आपका संबंध नहीं होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि एड्स क्या होता है? ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, या इनके ह्यूमन
इम्यूनोडेफिशिएंसी द्वारा होने वाला एक रोग है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा एड्स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अंडोत्सर्ग के तुरंत बाद स्तनीय अंडाणु एक झिल्ली से ढका जाता है जिसे जाना जाता है। किससे जाना जाता है सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिए। पीतक झिल्ली, जरायु, जोना, पेलुसिडा, कोरोना एडिएटा की बात करेंगे। तो अंडोत्सर्ग के तुरंत बाद स्तनीय अंडाणु एक झिल्ली से ढका जाता है जिसे जाना जाता है, जिसे आपके किससे जाना जाता है सभी बताइए। तो कोरोना रेडिएटा। किससे? कोरोना रेडिएटा। देखिए अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन के तुरंत बाद स्तनीय अंडाणु एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कोरोना एडिएटा कहते हैं, रेडिएटा कहते हैं। और एक परिपक्व स्तनीय अंडाणु 3 परतों से ढका होता है। कौन सी? एक कहलाता है कोरोना जो कि बाह्य होता है। दूसरा होता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा क्या होता है? ये मध्य में होता है। और आपका एक और होता है जो कि आंतरिक पर होता है। और आंतरिक पर क्या होता है आपका? किटेवियन झिल्ली। कौन सा होता है? किटेवियन झिल्ली, ये आंतरिक होती है। तो बाह्य में होता है कोरोना, मध्य में होता है जोनो पेलुसिडा और आंतरिक में होता है किटेवियन झिल्ली की बात करेंगे। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु की विकृतियों की जांच करने की तकनीकी जिसमें उल्ब द्रव का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं एंडोस्कोपी, नेटली एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी या एमनियोसेंटेसिस की बात करेंगे। तो गर्भस्थ शिशु की विकृतियों की जांच करने की तकनीकी जिसमें उल्ब द्रव का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे आपका एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस। ये तकनीक में उल्बद्रव की सूक्ष्म मात्रा व सूक्ष्मदर्शिकी एवं जैव रासायनिक अध्ययन का भ्रूण, लिंग गुणसूत्री विकृति, जैव रासायनिक विकृति आदि का निर्धारण किया जाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बैल बियानी द्वारा काइरोनोमस लार्वा डिंबक में लार ग्रंथियों में से एक विशेष प्रकार के गुणसूत्र की खोज की गई जिनकी पहचान होती है गुणसूत्रों पर उपस्थित पट्टियों से, कुंडलियों में, उपरोक्त में एवं बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि बैल बियानी द्वारा काइरोनोमस लार्वा या डिंबक में लार ग्रंथि में से एक विशेष प्रकार की गुणसूत्र की खोज की गई थी जिनकी पहचान होती है गुणसूत्रों पर उपस्थित की, वह कहला जाता है पट्टियों से और कुंडलियों से, दोनों से। अर्थात जो सी ऑप्शन दिया गया है ए व बी दोनों वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये गुणसूत्र कुछ स्थानों पर बहुत फूल जाते हैं और काली पट्टियों पर कुछ फंदे बन जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बैल बियानी वलय या बैल बियानी रिंग्स की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया में युग्मकों के केंद्रक में जब संयोजन होता है तो समानता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है। कितनी होती है? उसमें समानतः गुणसूत्रों की संख्या जो है अगुणित भी होती है और समान भी होती है। निषेचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें मादा युग्मक अंडाणु तथा नर युग्मक शुक्राणु के समेकन से युग्मनज जाइगोट बनता है। और निषेचन की क्रिया में युग्मकों के केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या समान तथा अगुणित होती है। तो ए व सी वाला यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्लेग फैलोन वाले कीट यानी रोग वाहक का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह दोस्तों जीनोप्साइला चियोपिस की बात करें। प्लेग पश्चुरेला पेस्टिस या यर्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है और चूहों के पिस्सू द्वारा फैलता है। किससे द्वारा? तो प्लेग फैलोन वाले जो कीट होते हैं रोगवाहक का जीव यहाँ पे पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है। तो प्लेग
जो होते हैं पश्चुरेला पेस्टिस की बात करेंगे या यर्सनिया पेस्टिस की बात करेंगे। इसके कारण चूहों को पिस्सू द्वारा फैलता है और पिस्सू को क्या बोला जाता है? आपका जीनोप्साइला जियोपिस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पिस्सू। आप सभी लोग परिचित होंगे। पिस्सू नाम इसलिए बोल दिया क्योंकि आप पिस्सू से सभी परिचित हैं, लेकिन साइंटिफिक भाषा में जीनोप्साइला जियोपिस। पहला ऑप्शन सही कर लेना। HIV क्या घटाता है दोस्तों? तो HIV जो होता है वह क्या घटाता है? केवल T सहायक कोशिकाओं को घटाता है। एड्स का कारण क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV है और यह विषाणु शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की सहायक T कोशिकाओं हेल्पर T सेल्स को अधिक प्रभावित करता है तथा किलर T सेल्स की संख्या भी क्या होती है? कम हो जाती है। तो केवल T सहायक कोशिकाओं की बात करेंगे क्योंकि घटाने की बात कर रहे हैं। HIV क्या घटाता है? T सहायक कोशिका, मतलब किलर T सेल्स की संख्या को घटाता है और हेल्पर T सेल्स को अधिक प्रभावित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मलेरिया विश्व भर में एक आम रोग है जो कि होता है। किससे होता है? सभी लोग जानते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। हम सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा? प्रोटोजोआ द्वारा। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ के स्पोरोजोआ वर्ग का एक कोशिकीय जीव होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम मनुष्य में फैलता है। किससे फैलता है भैया? सभी लोग बताइए। जो प्लाज्मोडियम होता है वह मनुष्य में किस तरह से फैलता है या किस प्रकार से फैलता है? तो हम सभी लोग जानते हैं भाई आपका एनेफ्लीज मादा से फैलता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है मोती उद्योग का जनक माना जाता है? आइनोस्की, लुई पाश्चर, कोकची मिकीमोटो या हार्वे की बात करेंगे। तो मोती उद्योग का जो जनक माना जाता है वह किसे माना जाता है? वह आपके कोकची मिकीमोटो। जी हाँ दोस्तों, सभी जानते हैं। मोती सफेद अत्यधिक चमकदार गोलाकार रचना है जो क्लेम मोलस्क ऑयस्टर द्वारा बनता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेशम कीट है मक्खी, कृमि, भृंग या शलभ की बात करें। तो रेशम कीट यहाँ पे क्या हो जाता है? तो रेशम कीट एक प्रकार का आपका शलभ। जी हाँ, रेशम कीट संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इनसेक्टा का सदस्य है और ये एक प्रकार का शलभ होता है, मौत होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान मानव का निकटतम प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है? जावा कपी मानव, क्रो मैग्नान मानव, एंडरथल मानव या पेकिंग मानव की बात करें। तो वर्तमान मानव का निकटतम प्रागैतिहासिक पूर्वज क्या हो सकता है? तो वह आपका क्रो मैग्नान मानव की बात करेंगे। देखिए, वर्तमान मानव का विकास जो है क्रो मैग्नान मानव से हुआ है और क्रो मैग्नान मानव की कपाल गुहा का आयतन कितने सीसी का होता है? 1600 सीसी। जबकि वर्तमान मानव की कपाल गुहा का आयतन कितना है वर्तमान में? 1450 सीसी। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैव विकास हेतु सामग्री है पौष्टिक मान, हार्मोन्स का प्रभाव, उत्परिवर्तन या आपका अलैंगिक जनन। तो जैव विकास हेतु जो सामग्री होती है वह कौन सी कहलाती है? और वह कहलाती है उत्परिवर्तन। देखिए, जैव विकास की क्रियाविधि के अध्ययन से ज्ञात होता है कि विकास के मुख्य कारण विभिन्नताएं उत्परिवर्तन तथा अनुकूलन से होती है। किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में होने वाले स्थायी परिवर्तनों को उस उत्परिवर्तन कहते हैं, जिसके कारण जीवधारियों
के लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है, कीट एवं चमगादड़ के जो पंख होते हैं वह प्रदर्शित करते हैं। वह क्या प्रदर्शित करते हैं? तो कीट और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वह हमें प्रदर्शित करते हैं समरूपता। जी हाँ दोस्तों, समरूपता या समवृत्तियां एनालॉगी प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार के अंग कार में समान होते हैं परंतु अद्भुत एवं मूल रचना के समान या असमान हो सकते हैं। तो समरूपता, समवृत्तियां, एनालॉगी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य का एक अवशेषी अंग है। तो मनुष्य का एक अवशेषी अंग कौन सा होता है? तो मनुष्य का जो एक अवशेषी अंग कहला जाता है वह कहलाता है उंडुकपुच्छ क्रमिरोप परिशेषिका की बात करेंगे। बहुत से जंतुओं में कुछ ऐसे अंग मिलते हैं जो इनके पूर्वजों में आवश्यक या क्रियाशील थे, परंतु बदलते वातावरण इन्वायरमेंट के कारण इनका महत्व धीरे धीरे कम होता गया और ये कार्यविहीन हो गए। और ऐसे क्रियाशील लिंग अवशेषी या आपका वेस्टिजियल ऑर्गेन्स कहलाते हैं। मानव के प्रमुख अवशेषी अंग क्रमिरूप परिशेषिका, निमेषक पटल, अक्लदाढ़, कर्णपल्लुओं की पेशियां आदि कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत आधारित है। देखिए, जैव विकास का जो आधुनिक सिद्धांत होता है वह किस पर आधारित होता है? तो वह दोस्तों आपके जनसंख्या पर भी आधारित होता है, उत्परिवर्तन पर भी होता है और विकलन पर भी होता है। अर्थात उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जीन उत्परिवर्तन हो गया। देखिए, डेविस के अनुसार जैव विकास को प्रभावित करने वाले कितने 5 मूल कारक हैं। जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों की रचना या संख्या में परिवर्तन, जीन पुनर्संयोजन, प्राकृतिक वर्ण या जनिक पृथक्करण। ये 5 आपके मूल कारक हैं अकॉर्डिंग टू डेविस। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जैव विकासवाद से असंबद्ध है? एरेस्मस डार्विन, चार्ल्स डार्विन, डार्लिंगटन, टी.आर. मॉल्थस की बात करेंगे। इनमें से कौन सा जो है वैज्ञानिक जैव विकासवाद से असंबद्ध है? और वह कहलाता है डार्लिंगटन। डार्लिंगटन ने जैव विकासवाद के संबंध में कोई कार्य नहीं किया है। एरेस्मस डार्विन के अनुसार जीवन ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, केवल एक तंतु से बना हुआ है। किसके अकॉर्डिंग? डार्लिंगटन के अकॉर्डिंग। तो वैज्ञानिक जैव विकासवाद से असंबद्ध आपके डार्लिंगटन हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान्य है। अगला प्रश्न है, जाति वृत्ति निरूपित करता है, किस पर करता है? तो जाति वृत्ति जो है प्राणियों के जीवन वृत्त, संघों या फाइलों का समूह, पूर्वजों से लेकर किसी जाति के उदिकासी इतिहास को या मक्खियों की जाति को। देखिए, तो जाति वृत्त होता है वो किसको निरूपित करता है? तो देखिए, अर्नेस्ट हेकल के बायोजेनिक नियम के अनुसार, जी हाँ, अर्नेस्ट हेकल का जो बायोजेनिक लॉ है उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक जीवन का अभिवृत्ति ओंटोजेनी उसके जाति वृत्त फिलोंगनी की पुनरावृत्ति करता है। हेकल ने समझाया कि व्यक्तिवत में पूर्वजों के इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन पूर्वजों से लेकर किसी जात के उद्विकास के इतिहास को निरूपित करता है। देखिए, किसी चमड़ी का रंग नहीं बदलता है। किसकी चमड़ी का रंग जो है नहीं बदलता है, सभी बताइए। तो घोड़े की जो चमड़ी होती है उसका रंग आपका नहीं बदलता है, क्योंकि वातावरण के अनुसार अपनी त्वचा का रंग परिवर्तन करने की क्षमता को अनुकरण या मिमिक्री कहते हैं। और यह क्षमता आपके कैमिलियन तथा कुछ बगीचा छिपकलियों गार्डन हिजार्ड्स में पाई जाती है। तो किसकी बात करेंगे? सब एमनियान और बगीचा छिपकली में यह चमड़ी रंग बदलने की
जो है संरचना पाई जाती है, लेकिन आपके घोड़ा में नहीं पाई जाती। अगला है, कौन फिल्टर पोषक या भरक है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि पैरामीशियम आपका फिल्टर पोषक भरक कहला जाता है। मॉस्ट के अनुसार जलधारा के साथ विभिन्न प्रकार के कण वैशिष्ट बुल में आते हैं, परंतु कुछ वर्णात्मक की मुख गुहा में जाते हैं। तो अमीबा की भांति पैरामीशियम जो है पूर्ण भोजी या जंतु संभोजी होता है। जी हाँ दोस्तों, होलोजेनिक की बात करें, होलोजाइक की बात करें। अगला, कौन श्वास नली वर्ग में है? जी हाँ, श्वास नली वर्ग का जिक्र हुआ है तो हम सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे? मकड़ा, पेरीपेड्स, मच्छर, ये श्वास नली के द्वारा श्वसन होता है। जी हाँ दोस्तों, पेरीपेटस की बात करेंगे तो मकड़ या मकड़ी कह सकते हैं, पेरीपेटस और मच्छर, ये जो वर्ग है, ग्रुप है, ये श्वास नली वाले हैं। ये श्वास नली के द्वारा श्वास लेते हैं, स्वच्छादन करते हैं, श्वासोच्छ्वास करते हैं। किस बंदर की पूंछ परिग्राही है? सभी बताइए, किस बंदर की पूंछ परिग्राही होती है? तो मकड़ा बंदर। जी हाँ दोस्तों, एटिलेस अर्थात मकड़ा बंदर को क्या कहते हैं? एटिलेस। यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसकी पूंछ परिग्राही होती है और जो वृक्षों पर लटकते समय या वस्तु को पकड़ते समय अतिरिक्त भुजा के रूप में यह कार्य करती है। तो परिग्राही मतलब मकड़ा बंदर की बात करें। विद्युत अंग पाए जाते हैं, सभी लोग बताइए। तो विद्युत अंग किसमें पाए जाते हैं? शार्क में, सोंस में, स्वर्ण मछली में या रे मछली में? तो आप सभी लोग जान चुके होंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्योंकि विद्युत की बात करेंगे, बिजली के झटके की बात करते हैं, तो किससे प्रदान होता है? सभी लोग बताइए। देखिए, टारपीडो या विद्युत रे, टारपीडो को क्या कहते हैं? विद्युत रे या इलेक्ट्रिक रे। इसमें कुछ पेशियां विद्युत अंग या इलेक्ट्रिक ऑर्गन का निर्माण करती हैं तथा विद्युत झटका देती हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? टारपीडो या विद्युत रे। तो रे मछली की बात करेंगे। कौन सी मछली? रे मछली, विद्युत रे के नाम से जानी जाती है। कौन निर्विष है? तो सभी लोग जानते हैं, जो केकड़ा होता है वह निर्विष होता है। केकड़ा क्रैब वर्ण क्रस्टेशिया के उपवर्ग मलेकोस्ट्रेका का सदस्य है और यह निर्विष होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि जन्मदर मृत्युदर संख्या प्रतिशतता अनुपात को क्या कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लगभग सभी लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जन्मदर मृत्युदर प्रतिशतता के अनुपात को क्या कहा जाता है? जैविक अभिसूचक, जनसंख्या घनत्व, कुल व्यक्ति संख्या, जनन क्षमता दर। बहुत ही आसान प्रश्न है और इस प्रश्न का आसान सा उत्तर है, देखिए दोस्तों, जन्मदर और मृत्युदर संख्या प्रतिशतता अनुपात को जैव अभिसूचक कहते हैं। यह आबादी की समान वृद्धि दर को निर्धारित करता है। जैव अभिसूचक बराबर क्या होता है? जन्म दर बटे मृत्यु दर। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? जैव अभिसूचक बराबर होता है जन्म दर बटे मृत्यु दर मल्टीप्लिकेशन 100। ये कर लेंगे तो जैव अभिसूचक हमारा निकल आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है? तो जो बिंदु उत्परिवर्तन होता है उसमें जीन के एक क्षारक में परिवर्तन होता है। डीएनए के किसी भाग में क्षार युग्म में परिवर्तन होने का कोडान भी बदल जाएगा तथा यह किसी दूसरे अमीनो अम्ल के लिए कोड करेगा। इस प्रकार के उत्परिवर्तनों को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, वह किण्वक जो डीएनए अणु को खंडों में काट सकता है उसे कहते हैं? डीएनए पॉलीमरेस, डीएनए लाइगेस, रेस्ट्रिक्शन किण्वन या डीएनए गायरेस की बात करेंगे। तो वह किण्वन जो डीएनए अणु को खंडों में काट सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों आपके रेस्ट्रिक्शन किण्वन कहते हैं।
इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से एक उत्परिवर्तन नहीं करता है? देखिए दोस्तों, गामा किरणें, नाइट्रस अम्ल और हाइड्रॉक्सिल एमिन, ये तीनों आपके उत्परिवर्तन करते हैं, लेकिन जो एस्टिक अम्ल दिया गया है ये आपका उत्परिवर्तन नहीं करता है। ऐसे भौतिक या रासायनिक कारक जिनमें उत्परिवर्तनों को प्रेरित किया जा सकता है उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। एक्स किरणें, गामा किरणें आयनकारी, जबकि पराबैंगनी किरणें आयनकारी विकिरण भौतिक उत्परिवर्तन जन और मास्टर्ड गैस, फिनाल, इथाइल, यूरेथेन, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोक्सिलेमीन, नाइट्रस अम्ल आदि ये रासायनिक आपके उत्परिवर्तन, लेकिन एस्टिक अम्ल आपका उत्परिवर्तन नहीं करता है। और आज के लिए आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न क्या दिया गया है कि रुधिर आधान विधि में दाता एवं प्रापक हो सकते हैं? केवल पिता और पुत्र, केवल भाई और बहन, केवल मामा भांजी या उपरोक्त सभी हो सकते हैं? तो रुधिर आधान विधि में दाता और प्रापक हो सकते हैं, आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन में प्रश्न दिया जा रहा है और साथ ही साथ 30 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट करना है। और 7 PM में हमारी पेडागोजी की बाल विकास की लाइव क्लास होगी, तो जरूर जुड़िएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।